जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एसिड बेस सॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 18 है या 19 है, वो देखने के बाद लिख देंगे। इसमें पीछे जो छूटा हुआ था पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आज एक अलग प्रॉपर्टी पढ़ना है हमको, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी हम लोगों का? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है? जैसे हम लोग एसिड बेस को मिला करके सॉल्ट बनाए, नहीं, अब उस सॉल्ट को तोड़ के किस में ले आना है? एसिड और बेस। ठीक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस। इसमें पीएच का भी काम पड़ेगा। पीएच आप समझ गए हुए हैं, नहीं, पीएच आप समझे हुए हैं कि एसिडिक का क्या होगा, बेसिक का क्या होगा, सॉल्ट न्यूट्रल का क्या होगा। एसिडिक का क्या होता है? स्मॉलर देन 7। बेसिक का क्या होता है? ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल का क्या होगा? 7। तो उस सॉल्ट को जब हम तोड़ते हैं एसिड और बेस में, ठीक है, तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जो सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या हो जाएगा? एसिडिक। नहीं, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड क्या हो जाएगा? बेसिक। और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है वो आप जान रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले दिन का छूटा हुआ था आपका सोलबिलिटी वाला। ठीक है, सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, उसका एक्सेप्शन देना था। यहां तक आप लिखे थे नाइट्राइट्स और कहाँ? नाइट्राइट्स तक। अब है ऑल क्लोराइड्स आर सोलेबल। एक्सेप्शन में Hg2Cl2, AgCl और PbCl2 इसका एक्सेप्शन है। ऑल सल्फेट्स आर सोलेबल। एक्सेप्शन में CaSO4, PbSO4 और BaSO4। कैल्शियम सल्फेट, लीड सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसोलेबल। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। ऑक्साइड्स ऑफ कितना? Na+, K+ और Mg2+। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोलेबल। K2CO3, Na2CO3, NH4CO3। ऑल सल्फाइड्स आर इनसोलेबल। K2S, Na2S, NH4 ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं आगे में। अब हम लोग आ जाते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट, जो आपको पता भी है लेकिन फिर भी देख लीजिए। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दोनों यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो पीएच उसका क्या हो जाता है? 7। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, उसका पीएच क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन 7। सॉल्ट्स ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर बेसिक, जिसका पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। उसी का यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। सॉल्ट का एग्जाम्पल दे दिए, उसका फॉर्मूला, कौन उसमें एसिड यूज होगा और कौन बेस यूज होगा, और तब उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, आप पीएच से ही समझ जाइएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका पीएच यदि मान लीजिए 7 है, इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज हुआ है। नहीं, कॉपर सल्फेट है, इसका पीएच वैल्यू स्मॉलर देन 7 है। ठीक है, स्मॉलर देन 7 है, इसका मतलब H2SO4 क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ZnOH ट्वाइस क्या हो गया? वीक बेस। नहीं, तो ये सारा आपका टेबल है। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl, HCl एसिड का यूज होगा, NaOH बेस का यूज होगा, इसलिए इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया? 7। क्यों? क्योंकि यह न्यूट्रल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, एसिड है HNO3, बेस है KOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
इसलिए इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया 7। अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एसिड कौन हुआ HCl, बेस क्या हुआ HNO3, क्या हो जाएगा स्मॉलर देन 7। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट CuSO4 H2SO4 क्या बनाया ZnO या ZnOH स्मॉलर देन 7। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और क्या H2CO3 NaOH बेस हो गया, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन 7 क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला वही होता है NaHCO3 H2CO3 एसिड है, NaOH बेस है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 7। अब हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यह सॉल्ट का, ठीक है। सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। कहते किसको हैं? सॉल्ट जो बनता है पहले ही बता दिए हैं एसिड और बेस से बना। तो कहता है कि फेनोमेनन इन विच अ सिंपल सॉल्ट, ध्यान रखना कौन सॉल्ट है सिंपल सॉल्ट, ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फॉर्म्स अ पेरेंट एसिड एंड बेस, माने जिस एसिड और बेस से वह बनता है बना हुआ रहता है डिसोल्यूशन के बाद फिर वह उसी एसिड और बेस में चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या सॉल्ट। अब आ जाओ, इसको हम 4 भाग में बांटे। कैसे, क्यों 4 भाग में बांटे? क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग और वीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को लेते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को लेने से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वाला होता क्या है। इस टाइप का जो हाइड्रोलाइसिस होता है लिखा हुआ दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दैट आयनाइज and a weak acid, weak base that does not ionize। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वह आयोनाइज होगा और बेस वीक है इसलिए वह आयोनाइज नहीं होगा। इस कारण से द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बात समझ गए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वह तो आयोनाइज हुआ, इस कारण से H+ आयन क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। और जब H+ आयन इंक्रीज कर जाएगा इसीलिए वह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक। और जब सॉल्यूशन एसिडिक हो गया इसीलिए उसका पीएच वैल्यू क्या हो गया लेस देन 7। ध्यान से देखो, एक को समझ जाएगा चारों समझ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हुआ तो इसमें कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज हो रहा है, वीक बेस आयोनाइज नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज हो रहा है इसलिए H+ आयन जो है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा। और जब H+ आयन इंक्रीज कर गया इसलिए वह सॉल्यूशन क्या हो गया एसिडिक हो गया। और जब वह सॉल्यूशन एसिडिक हो गया इसीलिए उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो गया। समझ गया? इसी प्रकार से हम दूसरा बताएंगे तो समझ आएगा। दूसरा में क्या होगा गौर से सोचो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिखे हैं ना, यहाँ लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ठीक है। समझ गया बात? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिख दिए। और जब स्ट्रॉन्ग बेसिक जब लिखिए देते हैं क्या, चलिए दूसरा लिखिए दिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कहते ना कि पहला यदि समझ जाइएगा तो आसान हो जाएगा। कहता है कि दिस प्रोसेस ए वीक एसिड दैट डज नॉट आयोनाइज
वीक एसिड आयनाइज नहीं हुआ, एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट आयनाइज, जब स्ट्रॉन्ग बेस आयनाइज होगा तो क्या देगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज हुआ तो H+ दिया, नहीं तो E क्या देगा, OH-, क्या दिया, OH- आयन। दिस मेक्स दिस सॉल्यूशन क्या, बेसिक, इसीलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। बढ़ा दिया ना इसका कंसंट्रेशन OH- का, इसलिए सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बेसिक। और जब ये बेसिक हो गया इसीलिए pH इज ग्रेटर देन 7। एग्जाम्पल ले लिए, Na2CO3 CH3COOK CH3COONA, इसको तोड़ के भी दिखा दिए, CH3CO- प्लस Na प्लस H2O क्या बनाएगा, CH3COH प्लस Na और OH-। हो गया क्या, एसिडिक और बेसिक हो गया। अब हम लेते हैं तीसरा में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल तो होगा, pH वैल्यू 7 होगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब है जैसे वो H+ देता था, ये क्या देगा, OH- देगा, दिया था ना, इसमें क्या होगा, इसमें भी दोनों देगा और दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट of strong acid and strong base, this type of hydrolysis produces strong acid and strong base that are completely ionized, giving equal number of H+ and OH- ion। समझ गया, this solution is क्या, neutral, therefore pH वैल्यू क्या, 7। इसका एग्जांपल ले लिए, NaCl K2SO4 KNO3, NaCl को तोड़ के दिखा दिया, Na + Cl- प्लस H2O, Na प्लस OH- और Cl- प्लस कितना, H+। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, हो गया। ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं, एक पॉइंट और बाकी है, 4। चलिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, जब दोनों साहब वीक होंगे तब क्या हो, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस ए वीक एसिड एंड क्या, वीक बेस। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, विच एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म, यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज हो गया पीछे से, यह किस फॉर्म में आएगा, मोलिकुलर फॉर्म में। देयर आर नो फ्री H+ एंड OH- आयन, इसमें H+ और OH- आयन फ्री नहीं है, एंड द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल। और जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया तो उसका pH क्या हो गया, 7। एग्जाम्पल दिए, NH4 ट्वाइस CO3 CH3COONH4, इसको तोड़ के दिखा दिए, 2NH4 प्लस CO3 -2 2H2O और क्या बना, 2NH4OH प्लस कितना, H2CO3। अच्छा, एक चीज पहले बताना भूल गए थे हम, पहला और दूसरा जो हम बोले थे, ये तो चौथा है, पहला और दूसरा जो बताए थे आपको, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन से है, इसीलिए कैटियोनिक हाइड्रोलाइसिस, और दूसरा जो था एनायन था तो एनियोनिक हाइड्रोलाइसिस। याद रखिएगा, पहला को कैटायन से तो कैटियोनिक हाइड्रोलाइसिस, और इसमें क्या बोलते हैं, एनियोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बहुत पढ़े क्या, बहुत खाना खाए, कुछ निकलना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ affected when a solution of an acid is diluted। ठीक है। दूसरा, what effect does the concentration of H+ ions have on the nature of the solution। थर्ड है, do basic solutions also have
H plus ions? If yes, then why are these basic? Why are these basic? 4 है fresh milk. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? दूध से जब दही बनेगा. Explain. 5 है a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? ठीक है. और सेकेंड है why does this milk takes a long time to set as curd? ठीक है. 5 क्वेश्चन हुआ. एक क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, आपको लिखा देते हैं. चलिए लिखिए फटाफट, बेईमानी नहीं करेगा. 7 है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए नहीं लिखे हैं. 5 सॉल्यूशंस. कितना सॉल्यूशन? 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed, यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब देखा गया तो pH as 4, 1, 11, 7 and 9 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. सबका pH वैल्यू पता चल गया. क्या क्या? 4, 1, 11, 7 एंड 9. अब आपको क्वेश्चन दिया है कि which solution is, पहला न्यूट्रल, ठीक है, दूसरा स्ट्रांगली एल्कलीन, तीसरा स्ट्रांगली एसिडिक, चौथा वीकली एसिडिक और पांचवा वीकली एल्कलीन. ठीक है. और साथ साथ छठा क्वेश्चन इसमें दे दिया, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ध्यान दो, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ठीक है. चलिए यहीं पर ख़त्म किया जाए. अब हम आगे पढ़ेंगे बारी बारी से सॉल्ट के बारे में. ठीक है. जय माँ बंगलामुखी.